नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। मैं हिमांशु। विद्यार्थियों का ये अनुरोध रहा है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कुछ बताया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, विशेष तौर पर हिंदी विषय को लेकर के कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। चूंकि आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है बदलता जा रहा है, बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत समझदारी वाले प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हाँ कठिन बहुत हैं, चूंकि बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस परीक्षा पर बात की जाए, पुस्तकों पर बात की जाए, सिलेबस पर बात की जाए, पैटर्न पर बात की जाए, हमारी रणनीति कैसी हो इस विषय पर बात की जाए, और एक शानदार साकार तैयारी को कैसे अंजाम दिया जाए, इस सारी चीज़ों पर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे परीक्षा के बारे में और पुस्तकों के विषय में। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक वीडियो ही पर्याप्त होगा आपके संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। तो चलिए, ये कुछ बातें जो मेरे विषय में हैं, चूंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज मैं चूंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय में मैं भी चीज़ें सर्च कर रहा था कि विद्यार्थियों को कहाँ से क्या बात बताई जाए, तो देख रहा था कि इंटरनेट पर अथाह सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं और बहुत निम्न स्तरीय, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई नियम नहीं है। चूंकि आप जानते हैं इस परीक्षा का कोई नियम नहीं, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। तो इसलिए आंकड़ों पर बात करना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मेरे परिचय में कुछ बातें, हालांकि ये परिचय देने का वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं प्रथम प्रयास में ही उसमें जेआरएफ क्वालिफाइड है और ये परसेंटाइल इतने परसेंटाइल शायद, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। हम सीधे सीधे अपने विषय पर आते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। पहली इकाई जो है वो भाषा के इतिहास और उसके विकास को लेकर के चलती है। अब जानते हैं साहित्य का इतिहास तो हम पढ़ते ही हैं आदिकाल से लेकर के और समकालीन कविता तक, लेकिन हिंदी भाषा का भी अपना इतिहास है, उसकी अपनी कहानी है। कैसे आर्य भाषा या हम कहें वैदिक संस्कृत से जो पूरी विकास परंपरा चली वो हमारी हिंदी तक, खड़ी बोली तक कैसे कैसे आती है, ये सारी चीज़ें। या फिर भौगोलिक जो हमारा ये विश्व मानचित्र है उस पर आर्य भाषाएं कहाँ हैं, उन आर्य भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा के विकास का और उसके विस्तार का विधिवत अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। और ये बहुत ज़रूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप शॉर्टकट कोई अपना लें, नहीं, भाषा के विकास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरी इकाई साहित्य के इतिहास, साहित्य के इतिहास से संबंधित है। अब इतिहास से पहले इतिहास लेखन आता है कि किस विधि के द्वारा इतिहास लिखा गया, या फिर कौन से सैद्धांतिक विचार किसी इतिहास लेखन को पुष्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर देखिए कि साहित्य इतिहास दर्शन पहला टॉपिक है, फिर इतिहास लेखन की पद्धतियां, यहाँ से इसके बाद काल विभाजन नामकरण शुरू होता है। यानी इतिहास लेखन कैसे किया जाए, या फिर अगर कोई मार्क्सवादी इतिहास लेखक है तो वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, उसके टूल्स क्या हैं इतिहास को समझने के, सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि उसने सिलेबस में दे रखा है, यूजीसी नेट के सिलेबस में दे रखा है, तो हमारा यहाँ हमारा फर्ज हो जाता है कि इन सारी चीज़ों का हम लोग विधिवत अध्ययन करें। ये सारा हिस्सा साहित्य इतिहास से संबंधित है। फिर इसमें जो हमारी साहित्य की अन्य विधाएं हैं, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, या फिर जो इसके अलावा आत्मकथा, जीवनी, इन सब को समाहित कर लिया गया है आपके सिलेबस में। विद्यार्थियों का ये प्रश्न जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सर सिलेबस तो बदलने वाला है, तो इस सिलेबस को लेकर के हम क्यों चलें। पहली बात तो अभी तक कोई सूचना आई नहीं है कि इस बार दिसंबर से ही सिलेबस बदल जाएगा, ऐसी कोई सूचना तो आई नहीं है। पहले सूचना रही है, लेकिन अब चूंकि परीक्षा में, ये जून वाली परीक्षा में देरी हो चुकी है, तो 3 महीने का वक्त यहां से बचता है सीधे से दिसंबर के लिए। तो अगर सिलेबस बदलता है तो ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ही सिलेबस से हट जाएंगे। हिंदी साहित्य का एक अनमोल सिलेबस हमारे साथ लगा हुआ है, तो सिलेबस लगभग यही रहेगा, थोड़ी 2-4 रचनाएं आगे पीछे हो जाएंगी, उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको ऐसे ही तैयारी करनी होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ निश्चिंत कर देना चाहता हूँ सिलेबस बदलने के विषय को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा आपको दुविधा नहीं होने वाली। अगर बदलेगा भी तब भी, बहरहाल अभी कोई सूचना नहीं है कि दिसंबर के लिए बदल ही जाएगा। तो ये कुछ जो विधाएं लगी हुई हैं, और सिलेबस में एक बड़ा महत्वपूर्ण ये इकाई, तीसरा जो इकाई है बड़ी महत्वपूर्ण है, साहित्य शास्त्र।
साहित्य क्या है, सारी चीजें तो हम लोग समझते हैं, पर साहित्य का अपना एक शास्त्र है कि साहित्य में क्या होना चाहिए, साहित्य में क्या क्या होता है, साहित्य का अपना शास्त्र है, उसका हम विधिवत अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे काव्य लक्षण से बात शुरू होती है, और काव्य दोष भारतीय काव्य शास्त्र में फिर जो संप्रदाय हैं हमारे साहित्य शास्त्र के, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, इनके भीतर से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो उचित ये है कि हम इनके भीतर जा करके, अब रीति है तो रीति के भीतर जा करके हम देखें कि रीति के भेद क्या हैं, किस आचार्य ने रीति के विषय में क्या बातें कही हैं, तो विधिवत अध्ययन करने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, परीक्षा में प्रश्न बहुत भीतर से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी तैयारी भी बहुत पुख्ता होनी चाहिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी एक पूरा अपना हिस्सा लगा हुआ है। अब देखें कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत से लेकर के और हमारी नई समीक्षा, पूरा जो एक लंबी यात्रा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, वह भी हमारे साहित्य का अभिन्न अंग है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जरूरी है कि हम भाषा का अध्ययन करें, साहित्य के इतिहास का अध्ययन करें, साहित्य भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन करें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सारी चीजें हम लोग लेकर के चलेंगे। फिर हिंदी कविता। अब देखेंगे YouTube पर बहुत सारे लोग हैं, वहां शॉर्टकट तरीका बताएंगे, कुछ चीजें पढ़ लीजिए, शीर्षक पढ़ लीजिए, भूमिका पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरा जो सुझाव रहेगा इस विषय में कि अगर पृथ्वीराज रासो का रेवा तट आपके सिलेबस में लगा है, तो आपका ये फर्ज होना चाहिए कि आपने पृथ्वीराज रासो पुस्तक अपने हाथ में लेकर देखी हो। अगर 27वां सर्ग है तो उसके पहले का सर्ग क्या है, उसके बाद का सर्ग क्या है। अगर 30 छंद रेवा तट के लगे हैं तो 30 छंद आपने पढ़ा हो, उसका अर्थ समझा हो, उसके भीतर के प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको मालूम हो। अगर ऐसी तैयारी आपकी नहीं है तो आप किसी भी तरह से हो जाएं, परीक्षा पास कर लें, लेकिन मैं उसे उचित नहीं समझता और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब अब किस्मत वगैरह भी काम करती है परीक्षाओं में, तो आदमी सफल हो जाता है, लेकिन उसे उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अनमोल सिलेबस लगा हुआ है। अगर आप इस परीक्षा के बाद आप हिंदी साहित्य में आचार्य, या हम कहें कि शिक्षक, तो हम अगर कहें सामान्य शब्दों में शिक्षक बनने की हैसियत रखते हैं, और हिंदी साहित्य का शिक्षक कैसा शिक्षक होगा जिसको रेवा तट, या हम रेवा तट की बात ना करें, जैसे पृथ्वीराज रासो की समझ ना हो, जिसको जो है नागमती वियोग फंड, या हम कहें कि पद्मावत की समझ ना हो, तो वो फिर शिक्षक नहीं माना जाएगा। तो इसलिए गंभीर अध्ययन करें, एक एक पुस्तक को उठाएं, एक एक शब्द पढ़ें, समय जो लग रहा है उसे लगने दीजिए, पर आपके अध्ययन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अध्ययन जिंदगी भर काम आने वाला है। इसलिए जो मैं सुझाव दे रहा हूं इस पर अमल करें। आगे बढ़ेंगे हम। जिस तरह से हिंदी कविताएं लगी, उस तरह से उपन्यास लगे हैं। उपन्यास में भी वही बात है कि आपके हाथ में किताब हो, आप देखें कि उपन्यास में क्या लिखा हुआ है, भूमिका क्या है, फिर पृष्ठ दर पृष्ठ आप उपन्यास को पढ़ते चले जाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने उपन्यास ही नहीं, आप कैसे समझेंगे। शॉर्टकट तो आप याद कर लेंगे कि कौन सा पात्र है, किसने क्या किससे क्या कहा, कितने पात्र आए, स्त्री पात्र क्या कह रहा है, पुरुष, ऐसे काम नहीं चलता है। अब लेखक की भाषा कैसे समझ पाएंगे कि लेखक की भाषा कैसी है, जब तक आपने उपन्यास पढ़ा ही नहीं। लेखक अगर ड्रामेटिक चीजें क्रिएट कर रहा है अपने उपन्यास में, तो कैसे कर रहा है, किस सीन पर जाकर के वो बिल्कुल अचानक से आपको हैरान कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है आप पुस्तक पढ़ें। बार बार कह रहा हूं, अनमोल सिलेबस है, सारे महत्वपूर्ण साहित्यकार आपके इस सिलेबस में दर्ज हैं, उनकी एक एक दो दो प्रतिनिधि रचनाएं दर्ज हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इन सारी जो मोतियां हैं हिंदी साहित्य की, उनका आप रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कहानियों में, अच्छा इस विषय में आप जानते हैं इस चैनल पर एक और वीडियो पड़ चुका है सिलेबस पर, आस्था मैम ने डिटेल में चीजें बताई हैं सिलेबस के विषय में, तो उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं यहाँ सिलेबस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं आपकी तैयारी के विषय में डिटेल में बात करूंगा। सिलेबस तो आप लोग देख ही लेंगे, यूजीसी नेट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। नाटक, निबंध, अन्य गतिविधियां 10 यूनिट आपको पढ़ना है और विधिवत पढ़ना है। अब हम बात करेंगे पुस्तकों के विषय में लेकर के। एक चीज उससे पहले, आप अगर इस सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हल्के में पढ़ के आगे बढ़ जाएं, प्रश्न कैसे आ रहे हैं परीक्षा में, यह जानना भी जरूरी है। आप जानते हैं कि कविता में तुलसीदास लगे हुए हैं सिलेबस में, और तुलसीदास का के रामचरितमानस का उत्तरकांड जो है वो सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट की हिंदी के।
अब वहां से एक प्रश्न आया है, जून की परीक्षा जो ऑफलाइन हुई थी उसमें प्रश्न क्या है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि जो उत्तरकांड है उसमें क्या है, यार आपसे पूछ लिया जाए राम राज्य का वर्णन है कि क्या है, नहीं, राम राज्य संबंधी पंक्तियां पूछी जा रही हैं। तो आप देखिए कि कितने डिटेल में चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसलिए जरूरी है कि आप उत्तरकांड में राम राज्य पूरा पढ़ चुके हो, आपको पंक्तियां याद हो कि कौन सी पंक्तियां राम राज्य के समर्थन कर रही हैं। इसके लिए जरूरी है, अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसलिए जरूरी है आपने उत्तरकांड पढ़ रखा हो। जैसे ये रहा उत्तरकांड रामचरितमानस का। अब अगर हम इसके 12वें पृष्ठ संख्या पर आ जाते हैं, इसके 12वें पृष्ठ संख्या पर, ये देखिए 12वां पृष्ठ ये रहा, इस पर आ जाते हैं तो यहां हमारा जो है शुरू हो जाता है राम राज्य। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब देखें कि जो जो उन्होंने रण दे रखे थे, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भाई शोक न रोक, ठीक है, तो ये नहीं भाई शोक न रोक। अब इस तरह की पंक्तियां आप देखेंगे तो वहां दी हुई है उदाहरण में, सब उदार सब पर उपकारी, तो ये सारी पंक्तियां वहां दे दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने सब उदार सब पर उपकारी, नहीं भाई शोक न रोक, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। तो आप जानिए कि कैसे आपको अध्ययन करना है, आपको पता रहे कि राम राज्य कहां शुरू हो रहा है, वहां से फिर अगली पंक्तियां कैसे कैसी हैं, कौन कौन सी पंक्तियां किसका समर्थन कर रही हैं, तब आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। ऐसे ही एक प्रश्न है भूल गलती कविता से संबंधित। अब इसमें दे दिया गया है कि कविता की पंक्तियों को क्रम से लगाइए। अब आप जानते हैं क्रम से आप तभी लगा पाएंगे पंक्तियों को जब आपको भूल गलती कविता बिल्कुल कंठस्थ हो। अगर आपको भूल गलती कविता नहीं याद है तो आप कोई प्रयास कर लें, कैसे फिर आप क्रम से लगाएंगे, या तो तुक्का बमुश्किल आपका लग जाए वो अलग बात है, लेकिन आप लगा नहीं सकते, एकदम सही ऑप्शन पर टिक नहीं लगा सकते। जैसे समूचे जिस्म पर लत्तर, पहने हथकड़ी, वह एक ऊंचा कद, वह कैद कर नामंजूर, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, इस तरह की जो है पंक्तियां दी हुई हैं आपके भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर। अब ये पूरी कविता अगर आपको याद होगी कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा के जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपाह सालार, सब खामोश, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर, हठ इनकार कर सिरतान। अब इस तरह से अगर आप कविता को याद कर चुके हैं, कंठस्थ है आपको कविता, भूल गलती कविता। भूल गलती कविता का उद्देश्य क्या है, मुक्तिबोध कहना क्या चाहते हैं इस कविता के जरिए, अगर आपने भाव ग्रहण करने के साथ पढ़ी है कविता, मतलब याद करना बहुत मुश्किल काम है अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो, और समझ चुके हैं तो याद करना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से कविताओं को पढ़ के रखे हैं, गलती आप नहीं करेंगे। और अगर ये कोताही आपने कर रखी है, शॉर्टकट मार रहे हैं, तो भूल गलती आपसे भी हो रही है और परीक्षा में उसकी सजाएं मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपने जून 2024 के प्रश्नों को देखा। पुस्तकों का सुझाव है, जैसे
शुक्ल जी की किताब महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, का कोई विकल्प नहीं है। आप CUT PG की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेसरशिप, किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, पुस्तक नियमित आपके अध्ययन में शामिल होनी चाहिए। तो इस पर विशेष जोर नहीं, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से आपको पढ़नी है। आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में डॉक्टर नगेन से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, डॉक्टर नगेन की पुस्तक से। तो इस पुस्तक को भी अपने अध्ययन सामग्री में हमेशा शामिल रखें। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये दोनों पुस्तक आपके अध्ययन सामग्री में शामिल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, ये जो किताब है दृष्टि वाली, दृष्टि नेट JRF की पुस्तक, ये कोई किताब नहीं है, ये नोट्स है बेसिकली। जो हमारी यूजीसी नेट JRF का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो किताबें लिखी हैं और जो कुछ सिलेबस में दिया गया है, उसी का शॉर्टकट, उसी का एक संक्षेप में नोट तैयार कर लिया गया है। तो याद रखिए कि ये किताब बहुत ज़रूरी है आपके अध्ययन के लिए। अगर आप इतना अध्ययन कर लेते हैं, एक एक पुस्तक से फैक्ट आपने नोट डाउन कर रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। जो जैसे हिंदी भाषा का विकास लगा हुआ है, आपने कोई भाषा विकास की किताब उठा ली, साहित्य इतिहास लगा है, साहित्य इतिहास लेखन लगा हुआ है, आपने उस संबंधित कोई किताब उठा ली, अगर बहुत गंभीर अध्ययन कर रहे हैं तो इस किताब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बना बनाया नोट्स मिल जाए, तो ये किताब वो नोट्स का ही काम करती है। आगे बढ़ेंगे। काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए मैंने दोनों अलग अलग पुस्तकों को सुझाव दिया है। हालांकि पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र ये दोनों दृष्टि की किताब में, जो मैंने कुछ देर पहले बताई थी, उसमें शामिल है। लेकिन जो अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, वो थोड़े कठिन हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए अलग से एक पुस्तक पढ़ें। और भगीरथ मिश्र की पुस्तक स्टैंडर्ड पुस्तक मानी जाएगी काव्यशास्त्र के लिए, तो ये किताब पर्याप्त है भारतीय काव्यशास्त्र के अध्ययन के लिए। और देवेंद्रनाथ शर्मा की बात ही क्या करनी, बड़े विद्वान आदमी, बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए ये किताब पर्याप्त है, मतलब इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। ये तो रही पुस्तकों से संबंधित बात। परीक्षा के प्रश्न पत्र से कुछ मैंने प्रश्न भी दिखाए, पुस्तकों को सुझाव भी दिया। अगर आप अपनी तैयारी, जैसे जिस तरह से मैंने आपको तैयारी बताई, ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, अगर आप वास्तव में तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और बेफिक्र हो जाएं कि चलिए यहाँ से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है और आप बस मेरा साथ देंगे, बाकी सारी जिम्मेदारी अगर आप मुझ पर डालना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स स्टडी कैपिटल का यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का ये कोर्स, ये बैच जिसे हमने कर्तव्य बैच की संज्ञा दी है, ये आपके लिए है। अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो लाइव कक्षाएं, जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही नियमित कक्षाएं होंगी और उन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगी। तो आप ऐसा नहीं, अगर आप उस समय पर नहीं देख पाते हैं तो 24 घंटे में कभी भी, या पूरे सत्र में आप कभी भी उस कक्षा को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो लाइव क्लासेस होंगी। स्टडी मटेरियल जो भी उचित होगा, पुस्तक के PDF से लेकर के जो मैं कंटेंट साझा कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो सब पर आपका ही अधिकार है, क्योंकि आपके लिए ही सारी तैयारी होगी, तो वो सब कुछ आपका होगा। उसके बाद MCQs और PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं। सिर्फ कक्षा में पढ़ाने से चीज़ें नहीं दुरुस्त होती हैं, उस पर अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो MCQ और PYQs हैं, वो हम लोग कक्षा में हल करेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के नज़दीक आते ही हमारा जो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम 150 प्रश्नों को एक बार बैठ करके हल कर ले रहे हैं कि नहीं। विद्यार्थी पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, बहुत गंभीर अध्ययन कर चुके हैं, और वो 150 प्रश्न एक साथ कर ही नहीं पाते, थक जाते हैं। तो अगर हमारा अभ्यास रहेगा, टेस्ट सीरीज के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो हमारी तैयारी बहुत विधिवत, बहुत शानदार तैयारी होगी। और अगर आप इस कोर्स में, इस बैच में जुड़े रहते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में दी जाएगी, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो बच्चे कोर्स से नहीं जुड़े होंगे वो बाद में टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं, तो उनसे चार्ज लिया जाता है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस कोर्स में आप जानते हैं कि आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे और साथ में आस्था मैम होंगी, चूँकि आप जानते हैं 3 महीने का समय है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो 1 घंटे की कक्षा से काम नहीं चलेगा। 2-2 घंटे हम नियमित अध्ययन करेंगे और बहुत बड़ा सिलेबस है, कविताएं हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, कहानियां हैं। तो 2 शिक्षक मिल करके आपको इस कक्षा में इस तैयारी को साकार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कक्षा में
इस बैच में, इस कोर्स में मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग मिल करके बहुत शानदार तैयारी करेंगे, बहुत विधिवत तैयारी करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप कक्षा में आएंगे तो हम अगली बातचीत वहां करेंगे। धन्यवाद।